हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं व्हाट डज द टर्म मटीरियल्स मीन्स। एनीथिंग विच हैज़ मैटर, जिसके पास भी मैटर है, अपना खुद का मास है, वो मटीरियल है। लाइक दिस मार्कर, दिस इज़ अ मटीरियल एंड दिस डस्टर इज़ अ मटीरियल। तो जितने भी मटीरियल ऐसे सब्सटेंसेस जिनका खुद का मास है वो मटीरियल्स कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में हमने बेसिकली मटीरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस बेस पे हम डिफरेंस करते हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस मान लीजिए ए एंड बी है, उनमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी, तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस आएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ए जो है वो मेटल है एंड बी जो है वो नॉन मेटल है। तो जैसे अगर हम नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम मेटल्स को लें तो आयरन, कील तो आपने देखी होती है, लोहे की कील, वो हार्ड होती है, शाइनी होती है। एंड कॉपर ले लीजिए, हार्ड होता है, शाइनी होता है, हम उसको शीट्स में बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। एंड कॉपर के हम वायर्स बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और अगर हम वही नॉन मेटल्स की बात करें तो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये जो मैं लिख रही हूँ ये इन सारे एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। लाइक सल्फर का सिंबल है एस, फॉस्फोरस का है पी, कॉपर का है सी यू, वही आयरन का होता है एफ ई। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड on the basis of physical and chemical properties। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक चार्ट के थ्रू समझते हैं जिसमें हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दो कॉलम बना लिए हैं। और अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो इस तरह से टेबुलेट ज़रूर कर लें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल पे अगर हम हार्ड प्रेस करते हैं, मान लीजिए हैमर से उसको ठोकते हैं, तो क्या वो शीट्स में कन्वर्ट हो पा रही है, पतली पतली शीट्स में? उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो क्या मेटल ऐसा करता है? देन द आंसर इज यस, मेटल आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। और वहीं अगर हम नॉन मेटल्स को हैमर से प्रेस करेंगे तो क्या वो शीट्स में बन पाएंगे? आंसर इज नो। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। क्यों? क्योंकि जब भी हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो वहीं से ब्रेक हो जाएंगे, वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या हमारा जो मटेरियल है वो हीट के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर की तरह काम कर रहा है? क्या वो अपने अंदर से, मान लीजिए हमारा ये कोई सब्सटेंस है, तो क्या अपने अंदर से हीट का फ्लो होने दे रहा है? क्या करंट का फ्लो होने दे रहा है? तो इसी के बेस पे हम कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो लिख लेते हैं हम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं जो नॉन मेटल है वो अपने अंदर से चीज़ों को, हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। सो इसका आंसर हो जाएगा नॉन कंडक्टर। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या हमारा मटेरियल जब हम उसको वायर के रूप में मॉडिफाई कर रहे हैं तो क्या हमारा मटेरियल वायर के रूप में शेप ले पा रहा है? जैसे आप अपने बिजली के चीज़ों में देखते हैं, कॉपर के वायर होते हैं, तो वो पतले वायर में फॉर्म हो चुके हैं। तो मतलब कि जितने मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और वो वायर का शेप ले सकते हैं। वहीं नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, वो वायर के शेप में मॉडिफाई नहीं हो सकते। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या जब हम अपने मटेरियल पे कोई भी चीज़
हार्ड प्रेस कर रहे हैं तो क्या वो कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे इस वाली प्रॉपर्टी में। जैसे आप कभी भी कोई लोहे की कील लीजिएगा और उसको नीचे फेंकिएगा तो आपको एक अलग सी रिंगिंग साउंड आएगी, वही साउंड का मतलब है सोनोरस। तो मेटल आर सोनोरस, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वहीं नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, कोल का पीस ले लीजिए, जो कोयला आता है घर में, उसको आप फेंकेंगे तो एक रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस। तो ये हमारे कुछ, हमने टेबल के फॉर्म में इनको कैटेगराइज कर लिया है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मेटल में आ जाएगा आयरन, देन कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सोडियम, ये सारे मेटल्स हो जाते हैं। और वहीं नॉन मेटल्स में आ जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। पेंसिल जो हमारी होती है उनकी जो लेड होती है वो भी नॉन मेटल होती है, पेंसिल लेड। इस तरह से हमने अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले पोर्शन को टेबल के फॉर्म में कर लिया है ईजिली। अब आप इस टेबल को, इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, आपको वन वर्ड आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। अब हम इसके बेस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अब हम अपने मेटल्स को डिफाइन कर लेते हैं। सो मेटल्स, द substances which are hard, कठोर होंगे, lustrous मतलब शाइनी होंगे, malleable थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकेंगे, डक्टाइल वायर्स में कन्वर्ट हो सकेंगे, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, heat and electricity are known as metals, are known as metals। तो अगर हम इसी के बेस पे नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ इसके अपोजिट। सब्सटेंसेस विच आर सॉफ्ट, नॉन लस्ट्रस, non-malleable, non-ductile and are bad conductors of heat and electricity are known as non-metals। इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं substances, और ये आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसी डेफिनेशन बहुत ईजिली आपको पेपर में देखने को मिल जाती हैं। substances which are soft, non-lustrous मतलब शाइनी नहीं होंगे वो, non-malleable, non-ductile and are bad conductors of heat and electricity are termed as non-metals, are termed as non-metals। तो ये हमारे नॉन मेटल्स की डेफिनेशन हो गई। अब एक पॉइंट आता है, क्या ये दोनों डेफिनेशन 100% सही है? तो साइंस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिमाग में रख लेना चाहिए दैट साइंस इज अ सब्जेक्ट विच इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। आपको एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे। अगर हम मेटल्स की बात करें तो एक मेटल होता है विच इज़ सोडियम। अब सोडियम एक मेटल है लेकिन तब भी ये हार्ड नहीं है, ये एक सॉफ्ट मेटल है जो ईजिली हम नाइफ से कट सकते हैं। तो ये किसका एक्सेप्शन है? हार्ड वाली प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन है सोडियम मेटल। और वहीं जो एक मटेरियल होता है मरकरी विच इज़ अ मेटल, बट वो रूम टेम्परेचर पर, मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मतलब वो भी इस वाली प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन है। क्या? मरकरी। तो हम एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं हमें। और ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विच इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हम इसमें सीधे सीधे रिएक्टिविटी चेक करते हैं मटेरियल्स की, कि कौन सा मटेरियल जो भी हम एक रिएजेंट ले रहे हैं उससे वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं, और फिर हम उसके जितने भी रिजल्ट होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स में हम 3 एग्जाम्पल से समझेंगे, विच इज़ आयरन, मैग्नीशियम एंड कॉपर। एंड आई होप ये समझने के बाद आपको ये बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाएंगी। मेटल्स, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारे आसपास, हम जो इनहेल कर रहे हैं वो भी ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन हमें हर जगह प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन। क्या आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? देन द आंसर इज, अब ऑक्सीजन के सिंबल होता है विच इज O2। अब O2 क्यों लिखते हैं हम? जैसे हमने आयरन को तो सिर्फ Fe से डिनोट कर दिया, तो हमने ऑक्सीजन में 2 क्यों लगाया? तो इसलिए लगाया बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, हमेशा ऑक्सीजन 2 के रूप में ही मिलता है, कभी भी सिंगल एटम ऑक्सीजन का नहीं मिलता। तो इसलिए हमने O2 लिखते हैं। कोई भी रिएक्शन होगी उसमें हम हमेशा O2 से ही ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं। देन आयरन प्लस ऑक्सीजन, इससे हमें मिलती है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब आयरन ऑक्साइड्स के जो है वो भी अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, Fe2O3, FeO, बहुत से फार्मूलाज होते हैं। तो ये जो है ये बेसिक फार्मूला है और हम इसको रस्ट भी कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मॉइस्चर में खुली रह जाती है या हमारी बाईसाइकिल सी खड़ी रह जाती है तो उस पर ब्राउनिश कलर की लेयर जमने लगती है, वही रस्ट होती है। तो इसका एक ये फैक्टर हो गया, कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की। तो रस्ट, तो आयरन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो बन गई हमारी ऑक्साइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की मदद से ये एक ऑक्साइड बना रहा है, तो हमारी बन जाती है रस्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इससे हमें मिलता है MgO। अभी आप इसको ऐसे सिंबल्स में नहीं लिख के सीधे सीधे लिखें तभी ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत सी बैलेंसिंग भी होती है। अगर मैंने यहाँ पर O2 लिखा है तो यहाँ पर मुझे 2 मैग्नीशियम के एटम्स चाहिए होंगे तभी जा कर के MgO बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इसका भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम कंबाइंड हो ऑक्सीजन से और रिजल्ट इज MgO। एंड कॉपर, आपने आसपास अपने कॉपर के यूटेंसिल्स देखे होते हैं, तो क्या कभी आपने उन कॉपर के यूटेंसिल्स पर रस्ट लगी हुई देखी है? अब आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि कॉपर के जो रस्ट होती है वो ब्राउन कलर की नहीं होती। आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, कॉपर के यूटेंसिल्स पर ग्रीनिश लेयर आ जाती है, और जो वो ग्रीनिश लेयर होती है ना वही कॉपर की रस्ट होती है। अब ये ग्रीनिश लेयर कैसे आती है? जब कॉपर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये यहाँ पर हम 2 कॉपर की यूनिट्स लेते हैं, और ये जो है CO2, वाटर, ऑक्सीजन, ये हमारी एयर में ही प्रेजेंट है। एयर में मॉइस्चर होता है इसलिए वाटर, ऑक्सीजन भी होती है एंड CO2 भी होती है। तो जब भी हम कॉपर के बर्तन को खुली हुई एयर में रखते हैं या फिर कहीं पर भी रख देते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है विच इज CuCO3 प्लस CuOH होल ट्वाइस। ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो होता है ये कंबाइंड प्रोडक्ट, यही ग्रीनिश लेयर होती है कॉपर की, और यही होती है कॉपर की रस्ट। तो हमने देखा कि मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। अब एक टेस्ट और होता है कि ये जितनी भी ऑक्साइड्स हमें मिली, यहाँ पर Fe2O3, MgO और ग्रीनिश लेयर, क्या ये सारी, अब हम इनका नेचर चेक करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक या फिर बेसिक। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, कोई भी हमने मान लीजिए उठा ली MgO, अब हम MgO को वाटर से रिएक्ट करेंगे और इसका एक सल्यूशन बना लेंगे, मतलब एक घोल बना लेंगे। और अब इस घोल पे हम लिथमस पेपर, एक आता है लिथमस पेपर। लिथमस पेपर क्या होता है? वो भी
थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। लिथमस पेपर, सो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। लिथमस पेपर भी दो तरह के होते हैं, रेड एंड ब्लू। जो रेड पेपर जो होता है वो होता है बेसिसिटी चेक करने के लिए। मतलब जब भी रेड जो है हमने उस पर कोई भी सोल्यूशन लगाया और उसका कलर चेंज हो गया ब्लू, तो मतलब कि वो सोल्यूशन था बेसिक, इससे ये पता चलता है। और अगर हम वहीं ब्लू वाले की बात करें, हमने ब्लू वाले लिटमस पेपर पर कोई भी सोल्यूशन लगाया और वो उसका कलर चेंज हो गया रेड, तो इससे ये पता चलता है कि जो भी सोल्यूशन हमने लगाया वो था एसिडिक। तो अगर हम इस केस की बात करें, हमने सोल्यूशन को लिटमस पेपर पे चेक करा। अगर हमने लिया सबसे पहले रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू कलर विच शोज द हमारी जितनी भी ऑक्साइड्स हैं ये सारी बेसिक हैं। मतलब हमने एक कॉमन हमने एक रूल बना लिया कि जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रही हैं। और अगर हमने यहाँ पर लिया होता रेड की जगह ब्लू, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ब्लू का कलर एज इट इज़ रहता है क्योंकि वो बेसिक है और वो रेड लिटमस पेपर से ही रिएक्ट करेगा। और मान लीजिए अगर हमारी होती यहाँ पर ब्लू कलर है और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, देन उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है। तो ये हमारा लिटमस पेपर इन सारी चीज़ों में भी बहुत यूज़फुल चीज़ होती है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ हो गई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। और ये आपको याद रखना है कि मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। आप नोट कर लीजिए दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हमने मेटल्स की रिएक्शंस तो देख ली ऑक्सीजन के साथ कैसी होती है। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल की। सो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। सो नॉन मेटल में हम एग्जाम्पल लेंगे सल्फर का। सल्फर प्लस ऑक्सीजन gives a gas which is known as SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर ने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और एक ऑक्साइड बना दी। अब बात आती है ये ऑक्साइड का नेचर क्या है, और इसी को हम एक कंक्लूजन मान के करेंगे विच इज़ लाइक नॉन मेटल्स के लिए हम एक मोटा मोटा रूल बना लेंगे नॉन मेटल के लिए। अब हमने इसको रिएक्ट करवाया वाटर से, देखते हैं SO2 प्लस वाटर, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब ये एसिड जो है इसको हम यूज़ करेंगे इस ऑक्साइड का नेचर जानने के लिए कि ये ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने इस केस में लिया ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर पे हमने ये सोल्यूशन डाला विच इज़ H2SO3 और हम क्या देखते हैं कि ब्लू कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इससे ये पता चलता है कि जो सोल्यूशन था वो एसिडिक था और इसलिए ऑक्साइड भी एसिडिक है। और अगर हमने इसी की जगह रेड कलर का लिटमस पेपर लिया होता तो वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता, सो एसिडिक। तो अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। हम इनको भी लिख लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक। और वही मेटल की ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये हमारा एक रूल है, इस रूल को आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे छोटे छोटे रूल्स ऐड होते जाएंगे और जो आपकी कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर, मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, तो हम क्या देखते हैं, मेटल्स जो होते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम का, ये एयर और वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये आगे भी कैच कर सकता है। सो इट कैन ईजिली कैचेस फायर एंड रिएक्ट विगरसली विद द वाटर एंड एयर। और वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। लाइक हमने इसमें एग्जाम्पल ले लिया फॉस्फोरस का, तो ये वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं है। वहीं इसीलिए जो सोडियम मेटल होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो अब बात आती है इसको स्टोर कहाँ करें। हम खुले में भी नहीं छोड़ सकते और पानी में भी स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको हम स्टोर करते हैं कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये कैरोसिन से रिएक्ट नहीं करता। कैरोसिन के लिए एक इनर्ट है, रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो हम मेटल्स को कैरोसिन ऑयल में स्टोर कर सकते हैं। वही बात आती है नॉन मेटल्स की, ये ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर ही जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था ऑक्साइड बनाते हैं, तो क्या ये वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, तो हमने देखा कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर कर सकते हैं। आपने एक एग्जाम्पल आपकी बुक्स में मेंशन भी है कि अगर हम थोड़े से पानी में सोडियम मेटल और एयर तो उसमें प्रेजेंट होगी, और अगर हम छोटा सा लाइक वीट के ग्रेन का साइज का भी सोडियम मेटल डालेंगे उसमें, तो वो रिएक्ट कर जाएगा और आग को भी पकड़ लेगा। तो ये इसलिए हम सोडियम को कैरोसिन में, मेटल्स को कैरोसिन में एंड नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर कर सकते हैं।